अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज इंशाल्लाह हम कंक्लूड करेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। हमने पिछले क्लास में कवर किए थे शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को। इस बार हम देखेंगे लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को। अब यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ती है और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की कैटेगरीज क्या क्या हैं, उन सब चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर मैं ऊपर के पैराग्राफ में देखूं तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि वो फंड्स जो कि आप 1 साल से ज्यादा के अरसे में पे बैक करते हो वो कहलाता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस। यानी कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग की बात हो रही है कि जब आप अगर कोई अमाउंट बोरो कर रहे हो या कोई लोन लिया हुआ है आपने और उसकी मेच्योरिटी डेट जो है 1 साल के बाद सेट कर दी गई है, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल, 4 साल, 5, 6, 7, 8, मतलब 1 साल से ज्यादा उसकी मेच्योरिटी डेट है, तो इसका मतलब ये है कि आप लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग की तरफ जा रहे हो। लेकिन क्या सर सिर्फ लॉन्ग टर्म में डेट फाइनेंसिंग होती है, इक्विटी फाइनेंसिंग नहीं होती? नहीं, लॉन्ग टर्म के अंदर इक्विटी फाइनेंसिंग भी होती है। सर्टेन लॉन्ग टर्म फाइनेंस ऑप्शंस डायरेक्टली फॉर्म अ पार्ट ऑफ परमानेंट कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि कुछ लॉन्ग टर्म फाइनेंस ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो कि आपके परमानेंट कैपिटल का पार्ट बन जाता है, जहां पे आपके पास कोई पेमेंट ऑब्लिगेशन अराइज ही नहीं होती। और सर ये चीज हमने पिछली क्लास में स्टैब्लिश की थी कि जो डेट फाइनेंसिंग होती है उसमें आपके पास मेच्योरिटी डेट पे पेमेंट ऑब्लिगेशन अराइज हो जाती है। ऑन द कॉन्ट्ररी इक्विटी फाइनेंस में आपके पास कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होती है और कोई भी आपके पास पेमेंट ऑब्लिगेशन अराइज नहीं हो रही होती है। सही है। आगे लिखा हुआ है कि द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग लॉन्ग टर्म फंड्स इज टू फाइनेंस कैपिटल प्रोजेक्ट्स एंड कैरी आउट ऑपरेशंस ऑन एन एक्सपेंशनरी स्केल। यहाँ पे दो पर्पसेस बता दिए गए, इसके अलावा भी पर्पस हो सकते हैं। सवाल ये पूछा गया कि सर हमें लॉन्ग टर्म फंड्स की क्या जरूरत पड़ी, तो जवाब ये मिला कि अगर आपके पास कोई कैपिटल नेचर का प्रोजेक्ट है। कैपिटल नेचर का प्रोजेक्ट का मतलब क्या सर, कि उसका जो टेन्योर है 1 साल से ज्यादा है। सही है। आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो, कोई वेयर हाउस बनवा रहे हो, कोई प्लांट परचेज कर रहे हो, कोई जो है इक्विपमेंट परचेज कर रहे हो, कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो या उसे बनवा रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि फिर आपको जो है लॉन्ग टर्म फाइनेंस की नीड होगी। या आप क्या कर रहे हो, ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो जो कि आपके बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। सही है। फिर लिखा हुआ है आप कोई मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हो, एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हो, डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहे हो। अब वो चाहे प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन हो, कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन हो या किसी और किस्म की डाइवर्सिफिकेशन हो, वो क्या होगी, आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस की नीड होगी। सही है। अपने बिजनेस को डेवलप करना चाह रहे हो। सही है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे जो फंड्स होते हैं, यहाँ पे आपको जो इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो आगे फ्यूचर में मिल रहे होते हैं। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 10 साल के बाद। तो यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होती है। सही है। अब यहाँ पे इन्होंने बुलेट पॉइंट्स में ना सारी जो है वो पर्पसेस अलाइन कर दिए हैं कि जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस की तरफ जाते हैं। जैसे अगर आपने कोई नया एसेट परचेज करना है, कोई नया इक्विपमेंट परचेज करना है, आपने अपने जो कैपिटल है उसके परमानेंट पार्ट को इंक्रीज करना है, आपने अपने कैश फ्लो को इंक्रीज करना है, आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना है, आपने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, आपने कोई प्रोडक्ट बनाना है, आपने कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी है, आपने बिजनेस ऑपरेशंस को एक्सपेंड करना है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस कुड बी डन इंटरनली। आप क्या कर सकते हो, इंटरनली लॉन्ग टर्म जो है वो फाइनेंस को अक्वायर कर सकते हो। जैसे कि आप विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन से पैसे उठा सकते हो या आप एक्सटर्नली कर सकते हो, डेट फाइनेंसिंग कर सकते हो। ये बात मैंने ऑलरेडी स्टैब्लिश कर दी थी कि जो लॉन्ग टर्म के जो सोर्सेज हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के जो सोर्सेज है वो दो है। एक आपके पास है डेट फाइनेंस, ये लिखा हुआ। तो ये आपके पास है डेट फाइनेंस, लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंस। और ये आपके पास है लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंस। सही, जहाँ पे पेमेंट ऑब्लिगेशन अराइज ही नहीं होती। अब इसमें कोई मजीद बात नहीं बची है, सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूँ। ये बुलेट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको जरा माइंड में रख लीजिएगा। सही है। तो ये आपके पास सारी एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी इंपॉर्टेंट बातें हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग में आपके पास 3 लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शंस मौजूद हैं। पहला है टर्म लोन, दूसरा है बॉन्ड्स, तीसरा है लीज, फाइनेंस लीज। अब सर ये जो टर्म लोन है इसका सिंपल मतलब होता है बैंक लोन। सर जो बैंक लोन आपने शॉर्ट टर्म फाइनेंस में पढ़ाया था कि ये वैसा ही होता है? बिल्कुल वैसा ही होता है। मैंने आपको कहानी सुनाई थी
कि एक बंदा जो है वो बैंक जाता है और बैंक जाके कहता है कि मुझे 6 महीने के लिए 5 लाख रुपए चाहिए, तो बैंक कहता है कि ठीक है, तुमने क्वार्टरली इंटरेस्ट पे करना है, एक इंटरेस्ट तुम 3 महीने के बाद पे करोगे, एक इंटरेस्ट तुम 6 महीने के बाद पे करोगे, और 6 महीने के बाद ही तुम्हारी मेच्योरिटी डेट आ जाएगी, तो तुम प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस कर दोगे। आपने उससे डन किया, बैंक ने आपसे कोई चीज कोलेटरल के तौर पर रखवा ली, लेट सपोज कोई 7 लाख रुपए की चीज कोलेटरल के तौर पर रख ली और एग्रीमेंट साइन हो गया। इसी तरीके से क्या हुआ कि बैंक लोन बैंक ने आपको प्रोवाइड कर दिया। सही है। इसी तरीके से इस एग्जाम्पल को ऐसे लेके चलते हैं कि भाई आपकी एक कंपनी है, बहुत लार्ज स्केल पे कंपनी है, आपको लोन की जरूरत पड़ी, आपने क्या किया, बैंक से कांटेक्ट किया, बैंक को बताया कि भाई मुझे चाहिए लेट सपोज 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए अगले 5 साल के लिए, तो मेच्योरिटी डेट 5 साल के बाद की है, आपने बोला मैं एनुअल इंटरेस्ट पे करूंगा 10%, बैंक ने बोला एग्री, तो आप क्या करोगे, हर साल इंटरेस्ट पेमेंट करोगे 10%, और 5 साल के बाद आप मेच्योरिटी डेट पे 1 करोड़ रुपए वापस कर दोगे, तो दिस इज कॉल्ड टर्म लोन। सही है। यहाँ पे कोलेटरल ज्यादा होगा, यहाँ पे पेपर वर्क ज्यादा होगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ज्यादा होगी। सही है। तो ये टर्म लोन वही था जो पढ़ा था, इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था, उसमें मैं टाइम जाया नहीं कर रहा। सर दूसरा आपके पास है बॉन्ड्स। टर्म लोन समझ आ चुका है, अब चलते हैं बॉन्ड्स पे। बॉन्ड्स कह लो या डिबेंचर कह लो, बॉन्ड्स और डिबेंचर पहले मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको ये पढ़ा भी दूंगा। देखें, लेट सपोज आपकी एक कंपनी है, आपको किसी भी जो है किसी भी वजह की, या लेट सपोज किसी भी सिचुएशन में आपको जो है पैसों की जरूरत पड़ गई, और आपने क्या कहा कि आपने कहा कि बिजनेस में मुझे पैसे लेकर आने हैं। आप लोगों ने सोचा कि भाई पैसे कैसे लेकर आए, तो एक बंदे ने कहा एक काम करते हैं कि शेयर्स ऑफर करते हैं जनरल पब्लिक को। तो आपने कहा यार शेयर्स ऑफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी जो ओनरशिप है मजीद डाइल्यूट हो, हम नहीं चाहते कि डिसीजन मेकिंग और कॉम्प्रोमाइज हो। तो बोला भाई शेयर वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। एक बंदे ने कहा एक काम करते हैं रिटेन अर्निंग यूज कर लेते हैं, तो आपने बोला रिटेन अर्निंग हमारे पास सफिशिएंट नहीं है, तो वो भी हम यूज नहीं कर सकते। एक बंदे ने कहा बैंक लोन ले लो, आपने बोला नहीं मैंने बैंक से वैसे ही बहुत लोन लिया है, मजीद बैंक पे रिलाई नहीं कर सकते। तो एक बंदे ने कहा कि क्यों ना हम जनरल पब्लिक को डिबेंचर्स या बॉन्ड्स ऑफर कर दें। तो आपने कहा कि सर ये डिबेंचर्स और बॉन्ड्स क्या होते हैं। उस बंदे ने कहा कि आप जनरल पब्लिक को कहोगे कि आप हमारे बॉन्ड्स या डिबेंचर सर्टिफिकेट परचेज कर लो, और हर एक डिबेंचर या जो बॉन्ड सर्टिफिकेट है उसके अगेंस्ट वो हमें क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, और हम उनको बना लेंगे अपना लेंडर। सही है। तो आपने कहा इससे क्या होगा, उसने बोला इससे ये होगा कि आपके बिजनेस को पैसे मिल जाएंगे, और वो जो डिबेंचर होल्डर्स है ना वो आपके बिजनेस के ओनर नहीं बनेंगे बल्कि लेंडर बन जाएंगे। तो हमने बोला बात तो अच्छी है ये। तो बोला बदले में हमें उनको क्या देना पड़ेगा, तो आपने कहा कि जैसे आप बैंक को इंटरेस्ट देते हो इसी तरीके से आप उनके बॉन्ड सर्टिफिकेट पे उनको कोई भी परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट दे देना। तो आपने बोला ये भी बात सही है। तो बोला कि इनको जो पेमेंट कब करनी होगी, तो बोला अगर आप लेट सपोज डिबेंचर सर्टिफिकेट बना रहे हो 10 साल का, तो 10 साल के बाद इनको इनकी प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर देना। आपने बोला डन, ये तरीका सबसे अच्छा है, जनरल पब्लिक को डिबेंचर्स इशू कर देते हैं। अब लिखा हुआ है बॉन्ड्स आर लॉन्ग टर्म डेट। सही है। बॉन्ड्स कभी भी जो है 1 साल के अंदर खत्म नहीं हो जाते। बॉन्ड्स की लाइफ होती है 2 3 4 साल 5 साल 6 साल ज्यादा होती है। ठीक है। तो बॉन्ड्स जो है वो लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, बोरोवर, बोरोवर कौन, जिसको पैसे मिल रहे होते हैं, जो बॉन्ड्स इशू कर रहा होता है यानी कि हमारे सिचुएशन में कंपनी। सही है। और इसके अलावा जो है आपके पास होता है लेंडर। लेंडर कौन होता है, जनरल पब्लिक, जिसको जो है वो जिसको डिबेंचर सेल किया जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि द बोरोवर जो है वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, सही, लोकल बॉडी भी हो सकती है, कॉर्पोरेशन भी हो सकती है। दे जनरली प्रोवाइड फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट एट पीरियोडिक इंटरवल्स एंड आर रिडीमेबल एट प्री डिटरमाइंड इन फ्यूचर। तो यहाँ पे भी वही वाली बात लिखी है कि इसमें आपने फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट देनी होती है। सही है। और साथ ही साथ आपने क्या करना होता है कि फ्यूचर डेट पे मेच्योरिटी पे आप क्या करते हो कि प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर देते हो। सेम कॉन्सेप्ट है सर। द इशूअर ऑफ द बॉन्ड मस्ट पे द बायर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी कॉल्ड इंटरेस्ट। फिर से वही वाली बात आ गई, स्टेटेड एज द कूपन रेट ऑन द रेगुलर शेड्यूल। द इशूअर मस्ट ऑल्सो पे बॉन्ड होल्डर द अमाउंट बोरोड कॉल्ड द प्रिंसिपल। तो फिर वही वाली बात रिपीट हो गई कि आप क्या करोगे, पीरियोडिक इंटरेस्ट पे करोगे, और मेच्योरिटी डेट आने पर आप प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दोगे। सही है। अ बॉन्ड सर्टिफिकेट इज इशूड एज प्रूफ ऑफ ऑब्लिगेशन। जिसके पास बॉन्ड सर्टिफिकेट होगा ना उसके पास ये एविडेंस होगा कि भाई मुझे इस बॉन्ड के अगेंस्ट जो है पीरियोडिक इंटरेस्ट मिलेगा, और मेच्योरिटी डेट आने पे मुझे इसकी अमाउंट मिल जाएगी। तो
ये सारी बातें हमने पढ़ ली बॉन्ड्स में। अब इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेज, फिक्स्ड रेट बॉन्ड pays a regular interest rate or coupon rate return to investors, therefore provide a predicted form of cash outflow need for an user। देखिए यहाँ पे फिक्स्ड रेट बॉन्ड का फायदा ये हो जाता है कि आपने क्या करना है, अपने जो भी इन्वेस्टर्स हैं आप उनको क्या करोगे कि इंटरेस्ट की अमाउंट पे कर दोगे और वो फिक्स्ड होगी। तो यहाँ पे आपका जो कैश आउटफ्लो है वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा। याद करो जब मैंने आपको वो पढ़ाया था, डेट और इक्विटी फाइनेंस पढ़ाया था, तो डेट फाइनेंस का एक फायदा मैंने आपको बताया था, वो ये था कि आपके कैश आउटफ्लो जो है ना प्रेडिक्टेड हो जाते हैं। आपको पता है कि हर साल के एंड में मुझे इतना इंटरेस्ट पे करना है, ये वही वाला एडवांटेज है। आपको पता है कि मैं फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करूंगा और वो इंटरेस्ट इतना होगा, तो पहले से ही आप अपने कैश फ्लोज को पहले से ही प्रेडिक्ट करके रख लेते हो, एनालाइज करके रख लेते हो। सही है। दूसरा लिखा हुआ है कंसिडर्ड लेस रिस्की कंपेयरिंग टू इक्विटी मोड ऑफ फाइनेंसिंग ड्यू टू स्पेसिफिक मैच्योरिटी पीरियड ऑफ बॉन्ड्स। देखिए यहाँ पे आपके पास रिस्क कम हो जाता है। कैसे? देखिए इक्विटी फाइनेंस में क्या होता है, कोई मैच्योरिटी डेट होती नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके साथ वो ना मेंबर्स होते हैं या जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो एंड तक लगे हुए होते हैं, लेकिन जो आपके पास लेंडर होता है वो आपका पीछा छोड़ देता है जब उसको उसकी प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाती है। जब उसको उसकी प्रिंसिपल अमाउंट मिल गई ना, तो उसके बाद वो आपका पीछा छोड़ देगा, तो आपका रिस्क कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये कंपैरिजन में एक एडवांटेज है, कोई इतना बड़ा एडवांटेज नहीं है, लेकिन कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एडवांटेज बन रहा है। तीसरा एडवांटेज ये है कि मोस्ट बॉन्ड्स आर यूनिवर्सली रेटेड बाय क्रेडिट रेटेड एजेंसीज प्रोवाइडिंग एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ एनालिसिस। देखें जो बॉन्ड्स होते हैं ना, उनकी जो रेटिंग होती है वो यूनिवर्सल होती है, मतलब हर जगह उनकी रेटिंग सेम होती है। ऐसा नहीं होता कि कहीं पे जो है वो उस बॉन्ड की वैल्यू है, कहीं पे उस बॉन्ड की वैल्यू नहीं है। एक कंपनी की बॉन्ड की वैल्यू अक्रॉस पाकिस्तान एक जैसी होगी। इससे फायदा ये हो जाता है कि आप दो बॉन्ड्स की रेटिंग को कंपेयर करो और एनालाइज कर लो कौन सा बॉन्ड आपके लिए बेहतर है। तो यहाँ पे यूनिवर्सैलिटी की वजह से आपकी डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। सही है। तीसरा एडवांटेज लिखा हुआ है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड मेकिंग देम मोर अपीलिंग टू इन्वेस्टर्स। इस पॉइंट को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो एक बंदा है, उसको एक कंपनी में शेयर्स परचेज करने, लेकिन वो कंफ्यूज्ड है। वो कह रहा है कि ऑन पेपर तो कंपनी बहुत सॉलिड है, बहुत बेहतरीन है, लेकिन शेयर्स परचेज करते हुए मुझे घबराहट हो रही है। तो एक बंदा आपको सजेस्ट करेगा कि क्यों ना तुम कन्वर्टेबल बॉन्ड्स परचेज कर लो। तो बोलेगा ये क्या होता है? बोला कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का मतलब ये होता है कि वहां पे आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि लेट सपोज 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आप चाहो तो अपने बॉन्ड्स को कन्वर्ट कर लो इनटू शेयर्स। तो यहाँ पे जब तुम उसके बॉन्ड्स परचेज करके रख लोगे और तुम्हारे सामने जो ना एक्चुअल परफॉर्मेंस नजर आ जाएगी, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि जैसा तुम कंपनी के बारे में सोचते थे वैसी ही कंपनी निकले, तो तुम शेयर्स पर उसको कन्वर्ट करवा लेना बॉन्ड्स को। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार कंपनी तो बेकार है, तो तुम अपने बॉन्ड्स को कन्वर्ट नहीं कराना, तुम मेच्योरिटी डेट का वेट करना। जैसे मेच्योरिटी डेट आ जाएगी तो तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिल जाएंगे। तो तुम चाहो तो अपने बॉन्ड्स को कन्वर्ट करवा सकते हो शेयर्स में, और तुम चाहो तो कन्वर्ट नहीं करवाओ। तो इससे तुम्हें एक फायदा मिल जाता है कि कल को अगर तुम्हें एक्चुअली वो कंपनी समझ आ रही है तो तुम उसके अपने बॉन्ड्स को शेयर्स में कन्वर्ट करके उसके ओनर बन सकते हो। आई होप ये एडवांटेज आपको समझ आ गया होगा। लिखा हुआ है इन द इवेंट ऑफ कॉर्पोरेशंस बैंक्रप्सी। एक एडवांटेज ये भी है कि हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, जब भी कंपनी डूबती है, जब भी कंपनी बैंकरप्ट होती है, जब भी कंपनी डिसॉल्व होती है, जब भी कंपनी खत्म होती है, तो जब भी कंपनी के एसेट को लिक्विडेट किया जाता है ना, बेचा जाता है, तो सबसे पहले जो अमाउंट वापस की जाती है वो की जाती है डेट होल्डर्स को, वो अमाउंट वापस की जाती है लेंडर्स को, लेंडर्स को अमाउंट वापस कर दी जाती है। सही है। उसके बाद अगर कंपनी के कुछ एसेट बचते हैं तो ओनर्स का नंबर आता है। तो यहाँ पे यही फायदा बता रहा है कि इन द इवेंट ऑफ कॉर्पोरेशंस बैंक्रप्सी द बॉन्ड इज पेड बिफोर कॉमन स्टॉक शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर से पहले इनका नंबर आता है। फर्दर मेनी बॉन्ड्स आर सिक्योर्ड थ्रू सम फॉर्म ऑफ कोलैटरल। एक और फायदा ये है कि कभी कभी कोलैटरल भी रखा जाता है बॉन्ड्स के अगेंस्ट। तो अगर आपको लग रहा है कि कंपनी जो है बैंकरप्ट हो गई है,
तो जो भी कोलेटरल आपको दिया गया है आप उसको जब्त कर सकते हो, उसको बेच के अपने पैसे ले सकते हो। तो ये शेयर्स के अगेंस्ट जो है इसका रिस्क कम हो जाता है। एक और एडवांटेज है, प्रोवाइड अ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग अवॉइडिंग शॉर्ट टर्म रीफाइनेंसिंग रिस्क। मैंने अभी आपको जब शॉर्ट टर्म फाइनेंस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए थे तो मैंने आपको डेट ट्रैप के बारे में बताया था कि एक लोन को पे ऑफ करने के लिए आप दूसरा बड़ा लोन उठा लेते हो, दूसरे बड़े लोन को पे ऑफ करने के लिए आप तीसरा उससे बड़ा लोन उठा लेते हो, तीसरे बड़े लोन को पे करने के लिए चौथा उससे बड़ा लोन उठा लेते हो। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको जो है वो बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास रीफाइनेंसिंग का चक्कर ही नहीं है। सही है। फिर लिखा हुआ है चीपर फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग कंपेयर टू बैंक डेट्स फॉर हायर क्रेडिट रेटिंग इश्यूअर्स। यहाँ पे जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे होते हो जनरल पब्लिक को, वो बैंक के इंटरेस्ट रेट से कंपैरेटिवली कम होते, तो एडवांटेज बन गया। आई होप ये एडवांटेजेस आपको समझ आ गए हो। मैं यूजुअली एडवांटेजेस रीड करके समझाता नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आपको थोड़ा बता दूं कि रीडिंग से कितना फायदा हो जाता है। आप अगर ये खुद भी रीड करते ना तो मेरे ख्याल से कितने पॉइंट है ये, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से मेरे ख्याल से 5 तो आप इजीली खुद ही समझ जाते हैं। Disadvantage: fixed rate bonds may have interest rate risk exposure in environment where market interest is rising। यहाँ पे जो है ना एक मसला ये हो सकता है, देखो ये मसला डायरेक्टली आपके मुंह पे नहीं आएगा लेकिन इनडायरेक्टली आ सकता है। कैसे? लेट सपोज आपने जो है वो 10 साल के लिए बॉन्ड इशू कर दिया। अब जब बॉन्ड इशू किया तो आप हर साल क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हो। अब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो गया। जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो गया तो जो आपका जो डिबेंचर होल्डर होगा ना उसकी हट जाएगी, उसकी हट जाएगी कि यार हम इतना पुराना इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं, मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ा जा रहा है, अब तो हम इस डिबेंचर को बेच भी नहीं सकते, कोई खरीदेगा नहीं हमसे। तो कहीं ना कहीं ना बैड वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ मसला है रेपुटेशन का। आप इंटरेस्ट रेट तो पुराने ही इन्फ्लेशन के हिसाब से दोगे, लेकिन मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा तो लोग आपके बारे में बुराइयां करना शुरू कर देंगे। ये कहेंगे कि शायद इनको पता था कि मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्होंने जानबूझ के क्या किया, हमें कम इंटरेस्ट रेट पे डिबेंचर बेच दिया है। अब 10 साल के लिए हम लोग बाउंड हो गए, ना हमसे कोई ये डिबेंचर परचेज कर रहा है और हर साल हमें क्या है, छोटा मोटा इंटरेस्ट मिल रहा है। सही है। एक और डिसएडवांटेज ये है, क्रेडिट वर्दीनेस इज इंपॉर्टेंट व्हेन कंसीडरिंग द चांस ऑफ डिफॉल्ट रिस्क फ्रॉम अंडरलाइंग इश्यूअर्स फाइनेंशियल वायबिलिटी। आपकी जो ना क्रेडिट वर्दीनेस पे सवाल आ जाता है कि अगर लेट सपोज बार बार मार्केट में ये न्यूज आ रही है कि यार ये कंपनी तो बंद होने वाली है, तो जिन्होंने आपके डिबेंचर्स परचेज किए होंगे ना वो तो परेशान होंगे ही, लेकिन वो क्या करेंगे, बैड माउथ क्रिएट करेंगे कि वो कहेंगे कि यार ये लोगों की कंपनी ना फायदेमंद नहीं है, अगली बार डिबेंचर वगैरह इशू करें ना परचेज नहीं करना। फिर लिखा हुआ है बॉन्ड्स में हैव इन्फ्लेशनरी रिस्क इफ द कूपन रेट डज नॉट कीप अप विद द इन्फ्लेशन रेट। एक मसला ये है कि इन्फ्लेशन रिस्क आ सकता है। यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा क्या करना है कि अपने लेंडर्स का ख्याल रखना है। कैसे? लेट सपोज आपने आपने जो इंटरेस्ट देना है वो अगले 5 साल तक देना है, तो आप आज की तारीख पे इंटरेस्ट रेट सेट नहीं करो, आप 2 या 3 साल के बाद का इंटरेस्ट रेट तय करो कि शुरू में जब उनको इंटरेस्ट मिल रहा होगा ना तो उनको आज की मार्केट से ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा होगा तो वो खुश हो जाएंगे। फिर 4 या 5वें साल पे उनको मार्केट रेट से कम रेट मिल रहा होगा इंटरेस्ट का, तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे। तो ये दोनों चीजें सेट ऑफ कर देगी एक दूसरे को। शुरू के 2 ढाई साल उनको ज्यादा मिला मार्केट से रेट और आगे के 2 ढाई साल मार्केट से कम रेट मिला, तो कहीं ना कहीं सेट ऑफ हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन रेट को आपने क्या करना है, अकाउंट फॉर करना है। आपने क्या की, कंजूसी की, आपने अभी के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगा दिया, बेच दिया। आगे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा या इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा कि लोग फिर आपको ताना मारेंगे कि यार इन लोगों ने हमारे साथ झूठ बोला, धोखा दिया हमें। लिखा हुआ है क्रिएट्स अ कमिटमेंट ऑफ कैश पेमेंट इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। ये वाला वही डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे आपने इंटरेस्ट पे करना होता है, यहाँ पे प्रिंसिपल पे करना होता है। इक्विटी फाइनेंस में ऐसा कोई मसला नहीं है। सही है। एक और डिसएडवांटेज लिखा हुआ है कि रिक्वायर्स टू मेंटेन सर्टेन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल कैविएट्स सच एज मेंटेनिंग सर्टेन रेशियो। यहाँ पे बात पता है किसकी हो रही है, कैविएट का मतलब क्या होता है? कैविएट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। कैविएट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। कह रहा है कि आपने कुछ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, जैसे कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर को, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, कि अगर आप सिर्फ जो है ये इसकी तरफ जाओगे
डिबेंचर की तरफ जाओगे तो नुकसान हो जाएगा कि आप कुछ रेशियोज को मेंटेन नहीं कर। सर कौन सा रेशियो? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वर्सेस शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे आपने उसके भी रेशियो को मेंटेन करना है। इस कैविएट को ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर वाले के आपने डेट और इक्विटी फाइनेंस को मेंटेन करना है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फाइनेंस को मेंटेन करना है और लिक्विडिटी को मेंटेन करना है। तो ये एक डिसएडवांटेज बन जाता है। आई होप आपको बॉन्ड्स समझ आ गए होंगे, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझ आ गए होंगे। सही है। अब आ रहा है आपके पास फाइनेंस लीज। मैंने आपको कहा था कि ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज में आपको एक साथ पढ़ाऊंगा, तो अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग है वो पूरा हो गया। उसमें था टर्म लोन, उसमें था आपके पास बॉन्ड्स या डिबेंचर्स, और तीसरा आपके पास था फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज मैंने अभी पॉज किया है। अब आ जाते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग पे। इक्विटी फाइनेंसिंग में यानी कि लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंसिंग में आपके पास तीन ऑप्शंस मौजूद हैं। आप रिटेन अर्निंग की तरफ जा सकते हो, सही है, आप ऑर्डिनरी शेयर्स की तरफ जा सकते हो, आप जा सकते हो प्रेफरेंस शेयर्स की तरफ जा सकते हो। देखो ये है ऑर्डिनरी शेयर्स। सर इसको ऑर्डिनरी शेयर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो शेयर्स है जिसके बारे में हमने सुना, पढ़ा और समझा है। प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में इतना आपको नहीं पता होगा, तो इस क्लास में मैं आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो आपके पास है रिटेन अर्निंग, ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। रिटेन अर्निंग के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, मैं थोड़ा सा फिर बता देता हूँ। देखें, आपकी कंपनी स्टार्ट हुई, आपने कंपनी स्टार्ट की 1 करोड़ के कैपिटल से। हुआ ये कि 1 साल आपकी कंपनी चली, साल के एंड में उसने 50 लाख का प्रॉफिट निकाला। आपने कहा कि भाई इस बार कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं करते, 50 लाख रुपए को रिटेन अर्निंग में पार्क कर देते हैं। आपने 50 लाख रुपए रिटेन अर्निंग में पार्क कर दिए। अगले साल आप कंपनी लेके चले, अगले साल आपको फिर प्रॉफिट हुआ 50 लाख रुपए का। आपने बोला इस बार भी डिविडेंड नहीं देते। आपने 50 लाख रुपए रिटेन अर्निंग में पार्क कर दिए। अब रिटेन अर्निंग आपके पास हो गया 1 करोड़ रुपए का। फिर आप अगले साल चले, आपके पास फिर 50 लाख का प्रॉफिट हुआ। आपने क्या किया, बोला इस बार हम डिविडेंड निकालते हैं 30 लाख रुपए का। आपने 30 लाख रुपए अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया, यानी कि प्रॉफिट शेयर कर दिया उनके साथ। और 20 लाख रुपए आपने क्या किया, रिटेन अर्निंग में पार्क कर दिया, हो गया 1 करोड़ 20 लाख रुपए। चौथे साल आपको एक बड़ी फाइनेंस की नीड आई। वो क्या थी कि आपने बोला कि भाई हमारे ना औरंगी में एक फैक्ट्री है, हम क्या करते हैं कि एक औरंगी में भी क्या फैक्ट्री लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो फैक्ट्री की कॉस्ट आ रही थी वो आ रही थी तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपए। अब 1 करोड़ 10 लाख रुपए की आपको नीड पड़ रही थी। तो यहाँ पे कोई कोई कह रहा है कि एक काम करो कि जनरल पब्लिक को शेयर्स ऑफर कर दो, कोई कह रहा है कि यार डिबेंचर्स ऑफर कर दो, कोई कह रहा है कि बैंक से लोन ले लो, कोई कह रहा है फला चीज कर लो। तो आपने बोला भाई ये सारे बल्लियां क्यों उठाने की जरूरत है, हमारे पास रिटेन अर्निंग मौजूद है, रिटेन अर्निंग यूज कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होगी। इसका दूसरा बड़ा फायदा ये है कि आपको कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करनी होगी। तीसरा बड़ा फायदा ये है कि मेच्योरिटी डेट पे प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं करनी होगी। एक और फायदा ये है कि आपके कैश फ्लो हिलेंगे नहीं। तो लोगों ने बोला ये तो बेहतरीन आइडिया है, तो आपने रिटेन अर्निंग यूज कर लिया। रिटेन अर्निंग 1 करोड़ 10 लाख रुपए आपने निकाल लिए और आपने एक नई फैक्ट्री बना दी। अब आपके पास रिटेन अर्निंग में पड़े 10 लाख रुपए। तो रिटेन अर्निंग का मतलब ये होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ओवर द इयर्स, कि हर साल जो आपने प्रॉफिट्स को एक्यूमुलेट किया था, अब आप उसको यूज कर सकते हो अपने किसी भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारी कहानी यहाँ पे लिखी है, इसमें कोई अलग से नई बात नहीं है। अब आप इसको रीड कीजिएगा। देखिए फिर से मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, इफ यू वांट टू पास दिस पेपर यू हैव टू रीड द बुक एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स। ठीक है, और ये पॉसिबल है, डुएबल है। आई हैव डन इट अ डजन ऑफ टाइम्स, आप भी कर सकते हो। सही है। अब आप लोगों के लिए असाइनमेंट ये है कि आपने रिटेन अर्निंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ने हैं, और फिर अगर कोई बात समझ नहीं आती तो मुझसे पूछ लेना है ग्रुप में या फिर अगली क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंस को कवर किया, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग। अब आ जाते हैं इश्यूएंस ऑफ शेयर्स। ये बात हो रही है ऑर्डिनरी शेयर्स की। इसके बारे में मैंने चैप्टर नंबर 2 में काफी डिटेल में बात की थी, मैं फिर से इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, आप कोई 8 लोग थे और आपने बोला भाई हमें एक जनरल पब्लिक कंपनी स्टार्ट करनी है। सही है, हमें एक पब्लिक कंपनी स्टार्ट करनी है। और आप 8 लोगों ने क्या किया, एज प्रोमोटर रजिस्ट्रार के पास गए। आपने वहां पे अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाया। रजिस्टर करने के बाद सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की, इनिशियल शेयर्स आपने परचेज कर लिए। आप लोग वहां के शेयर होल्डर्स भी बन गए, सही, डायरेक्टर्स भी बन गए। फिर आप लोगों ने क्या किया, पहला डिसीजन ये लिया कि जनरल पब्लिक को शेयर्स ऑफर करेंगे।
आपने जनरल पब्लिक को शेयर ऑफर कर दिया। लेट सपोज आपने फला बैंक के साथ मिलकर कह दिया कि भाई आपके बैंक के प्लेटफॉर्म से हम क्या करेंगे कि शेयर्स ऑफर करेंगे। लोगों को एसएमएस चले गया, ईमेल चले गई, उनकी ऐप पे नोटिफिकेशन आ गई, भाई फला कंपनी के शेयर्स मौजूद हैं। एक शेयर था 10 रुपए का और आपने टोटल नंबर ऑफ शेयर इशू किए थे, वो किए थे 10 लाख, यानी कि 1 करोड़ रुपए के शेयर्स आपने ऑफर किए। किसी ने जो है वो लेट सपोज 1 लाख शेयर परचेज कर लिया, किसी ने 2 लाख शेयर परचेज कर लिया, किसी ने 50,000 शेयर परचेज कर लिए। करते करते आपके पास जो है वो एप्लीकेशन आ गई, कितनी पूरे 1 करोड़ रुपए की एप्लीकेशन आ गई। आपके पास जैसी एप्लीकेशन आई, आपने उन लोगों को क्या भेज दिए, शेयर सर्टिफिकेट भेज दिए। तो यहाँ पे पहला क्या था, आपने शेयर्स ऑफर किए, लोगों ने उनको बाय किया, उनको बाय करने के बाद आपने उनके घर पे सर्टिफिकेट भेज दिए, तो वो लोग आपकी कंपनी के बन गए शेयर होल्डर्स। तो दिस इज कॉल्ड इश्यूएंस ऑफ शेयर्स। सर ये जो मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई ना, दिस इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब आप जनरल पब्लिक को शेयर्स ऑफर कर रहे होते हो पहली बार, दिस इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब यहाँ पे लेट सपोज एक बंदे ने आपसे 1 लाख शेयर्स परचेज किए थे, 1 लाख शेयर परचेज किए थे, 10 रुपए का एक शेयर था, यानी कि उसके पास 10 लाख रुपए की इक्विटी है आपकी कंपनी में, सही है। अब पता चला कि आपकी शेयर की जो एक शेयर की प्राइस हो गई 15 रुपए हो गई। अब उसने कहा कि एक काम करता हूँ कि ये शेयर जो है ना मैं बेच देता हूँ किसी और को, मुझे 15 लाख की जरूरत है। तो मैं गया, लेट सपोज वो बंदा मैं था, मैं जाऊंगा स्टॉक एक्सचेंज पे, स्टॉक एक्सचेंज पे मैं क्या करूंगा, अपने शेयर सर्टिफिकेट दे दूंगा, बोलूंगा कोई भी बायर है ना उसको बेच के मुझे पैसे ट्रांसफर कर देना मेरे अकाउंट में। तो स्टॉक एक्सचेंज ने बोला बेहतरीन, जबरदस्त कर दूंगा। अब यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन आती है कि भाई मेरे शेयर फला बंदा परचेज करने को तैयार है और मुझे मेरे 15 लाख रुपए मिल गए, सही है। तो जो मुझे अब 15 लाख रुपए मिले ना, दिस इज नॉट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जबकि ये जो ऑफर है ये पब्लिक में ही लगी थी, लेकिन ये इनिशियल ऑफर नहीं थी। मैं ऑलरेडी शेयर परचेज कर चुका हूं, और जब मैंने शेयर परचेज किए थे वो मैंने पहली बार कंपनी से खरीदे थे। जब पहली बार शेयर्स पब्लिक में आ रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसके बाद वही शेयर आगे की तरफ रिले हो रहे होते हैं ना, कि जैसे लेट्स सपोज ए ने कंपनी से खरीदा, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, डी ने ई को बेचा। तो बी, सी, डी और ई ने जो परचेज किया ना, वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग नहीं होगी। उसी कंपनी ने क्या किया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कर दी। उसके बाद क्या हुआ, कंपनी ने फिर 10 लाख शेयर्स और इशू कर ऑफर किए मार्केट में। दिस इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब पहली बार एक बंदा कंपनी से डायरेक्टली शेयर परचेज करता है, दिस इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और वो शेयर आगे की तरफ रिले होता है ना, वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग नहीं होती, वो सिंपल पब्लिक ऑफरिंग होती है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब ये नहीं होता कि कंपनी स्टार्ट हुई, उसने पहली बार जो शेयर का लॉट ऑफर किया ना, वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग नहीं होती है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब होता है कि कंपनी अपने हाथ से जब जनरल पब्लिक को पहली बार शेयर्स ऑफर कर रही होती है, दिस इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। फिर वो शेयर्स आगे जितने भी रिले करेंगे ना, वो पब्लिक ऑफरिंग होगी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग नहीं होगी। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। लिखा हुआ है इशूइंग न्यू शेयर्स टू अ रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स इज कॉल्ड प्लेसिंग और प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। ये मैंने आपको बताया था। भाई देखो, लेट सपोज हम कोई 5 दोस्त थे, हमने मिलकर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली। जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई तो हम लोगों ने लेट सपोज 10-10 लाख रुपए जोड़ के 50 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में कंपनी स्टार्ट कर दी। अब हमें फील हो रहा है कि यार हम लोगों को ना और पैसों की जरूरत है। तो हम पांचों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, ऑफर करेंगे शेयर्स प्राइवेटली। हम प्राइवेटली प्लेस करेंगे शेयर्स छठे बंदे को। जो 6th पर्सन को हमने ऑफर किया, उसने बोला ठीक है 10 लाख रुपए मैं देने को तैयार हूँ। हमने क्या किया, 10 लाख रुपए उससे लिए और उसको 10 लाख के शेयर्स ऑफर कर दिए। दिस इज कॉल्ड प्लेसिंग और प्राइवेट प्लेसमेंट, सही है। फिर एक कॉन्सेप्ट है आपके पास राइट इश्यूज का। अब राइट इशू क्या होता है मैं आपको जरा बताता हूँ। देखें, लेट सपोज एक कंपनी स्टार्ट हुई, उस कंपनी ने क्या किया, 10 लाख शेयर्स ऑफर किए और एक शेयर था 10 रुपए का, यानी कि टोटल कंपनी को मिल गए 1 करोड़ रुपए। अभी जो 10 लाख शेयर पता है कैसे परचेज किए गए थे, 10 लोगों ने 1-1 लाख शेयर परचेज किए थे। एक बंदे ने 1 लाख शेयर परचेज किए थे, दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नवे, 10वें ने, सबने इक्वल शेयर परचेज कर लिया, यानी कि हर बंदा कंपनी का 10% ओनर है। सही हो गया सर, ये बात समझ आ गई। उसके बाद ये हुआ कि कंपनी ने डिसाइड किया कि हम लोग 10 लाख शेयर्स और इशू करेंगे। अब यहाँ पे अगर कंपनी 10 लाख शेयर और इशू करती है और जो पिछले 10 ओनर्स हैं उनको ये बात पता ही नहीं, अब रैंडमली किसी ने भी ये 10 लाख शेयर्स परचेज कर लिया, तो टोटल अब शेयर्स हो गए 20 लाख। तो जो पहले वाले 10 लाख थे ना, उन सबका जो परसेंटेज ऑफ ओनरशिप है ना, वो 10% से कट के हो जाएगी 5%।
क्योंकि पहले कंपनी 10 लाख शेयर्स पे खड़ी थी, अब 20 लाख शेयर पे खड़ी है। तो जो शुरू के 10 लोग थे उनका जो टोटल परसेंटेज थी 100% थी, अब 50 हो गई, यानी कि हर बंदे की 5%। तो उनकी तो ओनरशिप हो जाएगी डाइल्यूट। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि तो यहाँ पे उनकी ओनरशिप डाइल्यूट नहीं हो तो कानून ने एक ऑफर दी राइट इश्यू की। लेट सपोज मैं एक बंदा हूँ और मैंने इनिशियली लाख शेयर परचेज किए थे, मैं 10% ओनर था। मुझे फोन आएगा, बताया जाएगा कि भाई हम मजीद 10 लाख शेयर ऑफर कर रहे हैं, सही है, उसमें से आपको हम 1 लाख शेयर ऑफर करते हैं क्योंकि ये आपका राइट है। आप अपना 10% बचाना चाहते हो या नहीं बचाना चाहते। मैंने कहा ठीक है, मैं जो है आपको 10 लाख रुपए ट्रांसफर करके ये 1 लाख शेयर इशू परचेज कर लेता हूँ, सही है। दूसरे बंदे को फोन किया, उसने कहा यार मेरे पास पैसे नहीं है, आप ये शेयर किसी और को ऑफर कर दो। तो लेट सपोज अगर वो जो 10 लाख शेयर थे उसमें से 5 लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया और 5 लोगों ने छोड़ दिया, तो 5 लाख शेयर मार्केट में ऑफर हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड राइट्स इशू। आई होप ये तीनों चीज आपको समझ आ गई होंगी। अब ये आपके पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं ऑर्डिनरी शेयर्स के, तो ये आप काइंडली पढ़ लीजिएगा, सही है, ताकि आपको पता चल जाए, और अगर कोई चीज नहीं समझ आती तो पूछ लीजिएगा। लास्ट आपके पास लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंस जो आ रहा है ना, उसका नाम है प्रेफर्ड स्टॉक। इसको हम प्रेफरेंस शेयर भी कहते हैं। सर देखें, जाहिर सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है, एक ऑर्डिनरी शेयर्स है, एक प्रेफरेंस शेयर्स है। ऑर्डिनरी शेयर्स का मतलब क्या होता है, जो जनरली शेयर्स ऑफर किए जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब ये है कि उनको थोड़ी सी प्रेफरेंस दी जा रही है ओवर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। सर वो प्रेफरेंसेस क्या क्या है, नीचे देखें बुलेट पॉइंट्स बने हैं, सही है। पहले बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है कि ज्यादातर, हर बार नहीं, मोस्ट लिखा है, ऑल द टाइम नहीं लिखा। मोस्ट प्रेफरेंस शेयर्स, ज्यादातर जो प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जाते हैं वो फिक्स्ड रेट ऑफ एनुअल डिविडेंड के साथ दिए जाते हैं। तो सर पहली प्रेफरेंस क्या है कि अगर कंपनी डिविडेंड अनाउंस करे या नहीं करे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो डिविडेंड मिलेगा ही फिक्स रेट ऑफ एनुअल डिविडेंड के हिसाब से। तो सर ये तो उनको प्रेफरेंस दी जा रही है ना, हाँ दी जा रही है। फिर दूसरा एडवांटेज लिखा है, पॉइंट नंबर 2 को छोड़ के पॉइंट नंबर 3 पर आ जाए। दूसरा एडवांटेज ये लिखा हुआ है कि जब भी डिविडेंड अनाउंस होगा, लेट सपोज पहले साल डिविडेंड अनाउंस हुआ ही नहीं था, तो उसमें तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिला, सही है, लेकिन दूसरे साल डिविडेंड अनाउंस हो गया, तो यहाँ पे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड मिलेगा। तो सर प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। पहले नंबर आएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का और दूसरा आएगा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का। तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा, जैसे पुराने वक्तों में हुआ करता था ना, मेल ओरिएंटेड सोसाइटी हुआ करती थी, तो घर में क्या होता था, पहले बोलते थे कि बेटों को खाना मिलेगा, उसके बाद बेटियों को खाना मिलेगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है बेटे, और जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स है वो है बेटियां, कि यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दी जा रही है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस नहीं मिल रही है, सही है। इसके बाद आ जाते हैं, जब कंपनी लिक्विडेट होगी, यानी कि जब कंपनी बंद हो रही होगी किसी भी XYZ रीजन की वजह से, तो वहां पे जब कंपनी के जो एसेट्स को लिक्विडेट किया जा रहा होगा, तो उसमें जो लाइन बनेगी ना कि जिनको पैसे मिलेंगे, तो पहला रैंकिंग में नाम आएगा किसका, पहला नाम आएगा लेंडर्स का, चाहे वो डिबेंचर होल्डर्स हो, चाहे वो बैंक हो जिन्होंने लोन प्रोवाइड किया हो, चाहे वो जनरल पब्लिक हो जिन्होंने लोन प्रोवाइड किया हो, पहले उनका नंबर आएगा। जब डेट फाइनेंस वाले लोग खत्म हो गए, उसके बाद नंबर आएगा किसका, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फारिग हो जाएंगे तो उसके बाद बचे कुछ जो पैसे होंगे वो मिलेंगे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को, सही है। तो यहाँ पे भी प्रेफरेंस दी जा रही है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ओवर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। फिर लास्ट में लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है कंपैरेटिवली जो है वो अनकॉमन होते हैं, रेयर होते हैं। सर तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की जरूरत क्या पड़ी, देखें, कंपनी ना हमेशा सोचती है कि यार मैं ना मार्केट को पूरे तरीके से कैप्चर कर लूं। देखें, अब लेट सपोज कंपनी ने शेयर्स ऑफर किए, तो मार्केट में से कुछ लोगों ने शेयर परचेज कर लिए। अब जाहिर सी बात है कि आपने पूरी मार्केट को तो कैप्चर नहीं किया, तो आपने बोला कि देखो कुछ लोग ने हमारे शेयर परचेज कर लिए, कुछ लोग शायद हमारे डिबेंचर परचेज कर ले, तो आपने कुछ लोगों को डिबेंचर ऑफर कर दिए, कुछ लोगों ने डिबेंचर परचेज कर लिए। फिर कुछ लोगों ने डिबेंचर भी परचेज नहीं किए, तो आपने बोला कि चलो मैं उनको लोन दे देता हूँ, सॉरी उनसे लोन ले लेता हूँ। तो आपने उनसे लोन ले लिया, कुछ लोगों से आपने एक उधार पे सामान ले लिया, हर तरीके से आपने फाइनेंस कर लिया अपने बिजनेस को। फिर एक तबका नजर आया, एक ऐसी नीश नजर आई आपको
जो कि कहती है कि भाई हम तो कुछ भी आपसे परचेस नहीं करेंगे। तो आपने बोला अच्छा प्रेफरेंस शेयर्स परचेस कर लो। उन्होंने बोला इसमें हमारा फायदा क्या है? तो जब आपने सारे फायदे बताए तो उन्होंने बोला ठीक है हम ऑन बोर्ड है। तो दिस इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का एक और कोई फीचर है? ये दो लाइन क्या लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होता है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होता। लेकिन आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कन्वर्ट कर सकते हो इनटू कॉमन शेयर्स एनी टाइम यू वांट। यू फील लाइक यार मैंने काफी जो है वो प्रेफरेंस ले ली है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स पे, अब वक्त आ गया कि मैं वोटिंग राइट ले लूं, तो आप अपने आप को कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये था प्रेफरेंस शेयर्स। आई होप आपको समझ आ गया हो। तो अभी हमने पढ़ा सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। लॉन्ग टर्म फाइनेंस दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंस, एक होता है लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंस। लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंस में हमने देखा टर्म लोन यानी कि बैंक लोन, फिर हमने देखा बॉन्ड या फिर डिबेंचर, फिर उसके बाद हमने जो पढ़ना है वो है फाइनेंस लीज। फिर उसके बाद हमने देखा लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंस, जिसमें हमने रिटेन अर्निंग देखा, ऑर्डिनरी शेयर्स देखा, प्रेफरेंस शेयर्स देखा। इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ना आपका काम है, प्लीज मिस मत कीजिएगा। सही है। अब आ जाते हैं ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज में। अब जो आ जाते हैं ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज। अब यहाँ पे किसी का कोई सवाल है तो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज पर आ जाते हैं। एक सवाल पूछा गया, कन्वर्ट जो कर देते हैं कॉमन शेयर्स में वो समझा दे वापस। देखिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है ना, उनको प्रेफरेंस दी गई है मल्टीपल चीजों पे। उनको प्रेफरेंस दी गई है कि उनको तो फिक्स्ड एनुअल डिविडेंड मिलेगा ही, इरिस्पेक्टिव के डिविडेंड अनाउंस होता है या नहीं होता। उनको प्रेफरेंस दी गई है कि अगर डिविडेंड अनाउंस भी हो गया ना तो पहला नंबर आपका है, फिर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का है। इसके अलावा इनको प्रेफरेंस दी गई कि अगर कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी के जब एसेट सेल होंगे ना, तो पहला नंबर आएगा किसका? पहला नंबर आएगा लेंडर्स का, उसके बाद फिर आपका नंबर आएगा और लास्ट में आएगा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का। तो हर जगह इनको प्रेफरेंस दी जा रही है, लेकिन इनको वोटिंग राइट नहीं दिए गए। इनको जब वोटिंग राइट नहीं दिए गए तो उन्होंने कहा कि यार हमें अगर वोट करना हो तो क्या करें। इनको कहा चले आपको एक ऑप्शन दे देते हैं। वो ऑप्शन ये है कि अगर आपको वोट करना है तो आप अपने आप को कॉमन स्टॉक होल्डर में या कॉमन शेयर होल्डर में कन्वर्ट कर सकते हो, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि अगर हम अपने आप को ऑर्डिनरी शेयर होल्डर में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या होगा? तो बोलेंगे जो भी आपको प्रेफरेंसेस दी जा रही है ना, आपने वो छोड़नी होगी और फिर आपको वोटिंग राइट मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है, इफ दे फील लाइक कि यार इनकी वोटिंग पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वोटिंग राइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये अपने आप को ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट कर लें। इफ दे फील लाइक कि नहीं सर डिविडेंड वगैरह चल रहा है, एंजॉय कर रहे हैं जिंदगी को, तो फिर ये अपने आप को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में रखें। सर ये ऑप्शन भी मिलना बड़ी बात है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के पास तो ये ऑप्शन ही नहीं है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये भी एक प्रेफरेंस दी गई है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। चले अब बिल्कुल खाली दिमाग करके स्टार्ट करते हैं फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। सबसे पहले पढ़ते हैं लीज। सही है। देखिए लीज जो है ना, एक एग्रीमेंट है। लीज एक एग्रीमेंट है दो पार्टीज के दरमियान। एक पार्टी वो है जिसके पास एक पर्टिकुलर एसेट मौजूद है, जिसके पास एक पर्टिकुलर एसेट मौजूद है, और दूसरी पार्टी वो है जिसके पास वो पर्टिकुलर एसेट मौजूद नहीं है लेकिन वो उसको यूज करना चाह रही है। लीज एक एग्रीमेंट है दो पार्टीज के दरमियान, एक वो पार्टी जिसके पास कोई पर्टिकुलर एसेट मौजूद है और एक वो पार्टी जिसके पास वो पर्टिकुलर एसेट मौजूद नहीं है लेकिन वो उसको यूज करना चाह रही है। तो यहाँ पे एग्रीमेंट ये होगा कि जिस पार्टी के पास एसेट मौजूद है वो क्या करेगा, राइट टू यूज दे देगा उस पार्टी को जिसको वो एसेट यूज करना है। सही है। अगेंस्ट जो पार्टी यूज कर रही है एसेट, वो क्या करेगी, पीरियोडिक पेमेंट कर रही होगी जब तक वो एसेट यूज कर रही है। तो यहाँ टू वे कंसिडरेशन है, एक पार्टी ने राइट टू यूज दिया है, दूसरी पार्टी उस राइट टू यूज के अगेंस्ट क्या कर रही है, पीरियोडिक पेमेंट कर रही है, इज कॉल्ड लीज। सर जो भी आपने बताया ना, खुदा की कसम कुछ समझ नहीं आया। कोई मसला नहीं है, मैं काम करता हूँ कि आपको देता हूँ एक
एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी, उससे आपको चीजें समझ आ जाएगी। मेरा एक बिजनेस है, मुझे एक प्लांट परचेज करना था, पौधा नहीं, वो प्लांट जिसपे मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैंने मार्केट में मालूम किया, तो उस प्लांट की जो कॉस्ट है वो है 10 लाख रुपए। सही है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं प्लांट कैसे परचेज करूँ, क्या मैं अपने रिटेन अर्निंग को यूज करूँ, क्या मैं जनरल पब्लिक में शेयर्स ऑफर करूं, मैं बैंक से लोन उठा लूं, या मेरे पास जो कैश पड़ा है मैं वो यूज कर लूं, क्या करूं मैं ना। तो अब यहाँ पे लेट सपोज मैंने रिटेन अर्निंग चेक की, तो रिटेन अर्निंग तो मेरे पास है ही नहीं। सही है। मैंने सोचा अगर मैं जो है ना स्टॉक जनरल पब्लिक को शेयर्स ऑफर करता हूँ, तो कब वो परचेज करेंगे, कब जो है मैं प्लांट परचेज करूंगा, वो ऑप्शन भी हटा दिया। डिबेंचर वाला ऑप्शन भी हट गया। बैंक से लोन लूंगा तो बैंक जो है इंटरेस्ट रेट ज्यादा मांगेगा, और बहुत सारे मसले मसाइल है, वो ऑप्शन भी हटा दिया। तो मैं करूं तो क्या करूं। तो मुझे किसी ने कहा कि तुम क्यों ना ये एसेट लीज पे अक्वायर कर लो। मैंने बोला बात तो तुमने बड़ी अच्छी की है। और उसने मुझे कहा कि तुम ना लीज पे जब ये अक्वायर करो ना, तो इस एसेट को अक्वायर करना अगले 5 साल के लिए। मैंने बोला क्यों, इसकी तो जो इकोनॉमिक लाइफ है वो 10 साल है। उसने कहा 5 साल के लिए इसलिए अक्वायर करना कि कल को जब तुम्हारा लीज एग्रीमेंट खत्म होगा ना, तुम क्या कर सकते हो, कोई और एसेट लीज पे ले सकते हो। ये 5 साल के बाद इस एसेट की हालत हो जाएगी अजीब सी, तो तुम्हारे पास ऑप्शन मौजूद है। पूरे 10 साल के लिए अपने आप को क्यों बाउंड कर रहे हो। मैंने बोला ये बात तो और अच्छी है। सही हो गया। अब क्या हुआ कि मैं एक बंदा ढूंढूंगा जिसके पास वो एसेट मौजूद। मैंने ढूंढा, मुझे वो बंदा मिल गया। मैंने उसको कहा कि यार एक काम करो कि तुम ये जो अपना प्लांट है ना, मुझे 5 साल के लिए लीज पे दे दो। उसने बोला जबरदस्त, बेहतरीन। बोला बदले में तुम मुझे क्या दोगे। तो मैंने उसको पूछा कि तुम मुझे बताओ कि इस एसेट की कॉस्ट क्या है और इस एसेट की लाइफ क्या है। उसने कहा इस एसेट की कॉस्ट जो है वो है 10 लाख रुपए, और उसकी जो लाइफ है वो है 10 साल। मैंने बोला ठीक है। मैंने उसको कहा कि मैं हर साल तुम्हें 1 लाख रुपए दिया करूंगा। सही है। और मैं इसको 5 साल तक यूज करूंगा। 5 साल के बाद ये मशीन मैं तुम्हारे पास छुड़वा दूंगा। उसने कहा नहीं। उसने कहा नहीं, तुम मुझे हर साल 1 लाख रुपए नहीं दोगे, तुम मुझे दोगे हर साल 1,20,000 रुपए। मैंने कैलकुलेट किया, मैंने 1,20,000 को मल्टीप्लाई किया 5 से, तो अमाउंट बनी 6 लाख रुपए। मैंने कहा कि इस एसेट की जो कॉस्ट है वो है 10 लाख रुपए, लाइफ इसकी है 10 साल। तो जब मैं डिवाइड करता हूँ तो पर ईयर इसकी कॉस्ट आ रही है 1 लाख रुपए। तुम मुझसे 20,000 रुपए किस चीज के ऊपर मांग रहे हो। उसने बोला कि मैं यहाँ पे कोई फलाही इदारा नहीं चला रहा हूँ। मैं तुम्हें जब एसेट लीज पे दे रहा हूँ, तो जो तुम उसको यूज कर रहे हो मैं उस पर कोई प्रॉफिट नहीं कमाऊँ। ये 20% मेरा इंटरेस्ट है। मैंने कहा मेक सेंस। मैंने कहा ठीक है, डील डन। तुम मुझे 5 साल के लिए इस एसेट का राइट टू यूज दे दो, और मैं 5 साल, 5 साल के वक्त तक हर साल मैं तुम्हें क्या करूंगा कि एक पीरियोडिक पेमेंट, एक रेंटल पेमेंट करूंगा 1,20,000 रुपए की। तो 5 साल के एंड में मैं तुम्हें 6 लाख रुपए दे चुका हूँ। उसके बाद तुम ये एसेट मुझसे वापस ले लेना। दिस इज कॉल्ड लीज एग्रीमेंट। अब यहाँ जो दो पार्टी थी ना, एक पार्टी वो जिसके पास वो एसेट मौजूद था, और एक पार्टी मैं जिसके पास एसेट तो मौजूद नहीं है, लेकिन मुझे वो एसेट यूज करना है किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। सही है। तो जिसके पास एसेट मौजूद होता है वो कहलाता है लेसोर। LESSOR। जिसके पास एसेट मौजूद होता है वो कहलाता है लेसोर। और जिसको राइट टू यूज अक्वायर करना होता है वो कहलाता है लेसी। LESSEE। सही है। या फिर वो जो ना कहलाता है हायरर। सही है। और लेसोर जो है वो लीजिंग कंपनी भी कहलाता है। अब लेसोर और लेसी के बीच का जो एग्रीमेंट है वो कहलाता है लीज एग्रीमेंट। आई होप आपको लीज एग्रीमेंट समझ आ गया हो। अब सवाल, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज का फर्क बता दें। अब मैं आपको ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज का फर्क बताना शुरू कर रहा हूं, जरा रेडी हो जाए। ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज का जो पहला फर्क है वो ये है कि लीज एग्रीमेंट में, सुनना, लीज एग्रीमेंट में अगर एसेट की लाइफ 75% या उससे ज्यादा गुजर गई, तो इसका मतलब है ये फाइनेंस लीज है। और अगर लीज एग्रीमेंट में एसेट की इकोनॉमिक लाइफ 75% से कम गुजरी हो, तो ये ऑपरेटिंग लीज है। अब मुझे एक बात बताओ कि जो मैंने अभी तुम्हें एग्जाम्पल दी थी, उसमें उस एग्जाम्पल के मुताबिक ये ऑपरेटिंग लीज था या फाइनेंस लीज था। जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल दी,
उस एग्जाम्पल के मुताबिक वो एग्जाम्पल ऑपरेटिंग लीज में जाती है या फाइनेंस लीज में जाती है? मैंने कहा कि अगर जो एसेट की यूजफुल या इकोनॉमिक लाइफ जो है वो 75% या उससे ज्यादा लीज एग्रीमेंट में गुजरी हो तो दिस इज कॉल्ड फाइनेंस लीज। और अगर 75% से कम लाइफ गुजरी हो लीज एग्रीमेंट के अंदर तो वो कहलाएगा ऑपरेटिंग लीज। तो आप लोग मुझे बताएं कि मेरी एग्जाम्पल में ये ऑपरेटिंग लीज था फाइनेंस लीज था? जी मैं वेट कर रहा हूँ। नहीं मरियम, देखिए मेरी मेरी जो एग्जांपल है ना इसमें ये ऑपरेटिंग लीज था। कैसे? 10 साल उसकी इकोनॉमिक लाइफ थी, मैंने लीज एग्रीमेंट में 5 साल के लिए वो एसेट अक्वायर किया था। तो 5 साल का मतलब कितना? 50%। तो एसेट की लाइफ अगर 75% से कम गुजरे लीज एग्रीमेंट में दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लीज। तो मेरी जो एग्जांपल थी ना वो थी ऑपरेटिंग लीज की एग्जांपल। अगर मैं कहता कि मुझे जो बंदा है लेसोर है उससे अगर मुझे मशीन अक्वायर करनी है, राइट टू यूज अक्वायर करने हैं 7.5 साल के लिए, 8 साल के लिए, तो वो होती फाइनेंस लीज। फिर से मैं कह रहा हूँ ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज का जो पहला डिफरेंस है वो ये है कि अगर लीज की लाइफ 75% या उससे ज्यादा लीज एग्रीमेंट में गुजरी हो तो फाइनेंस लीज, और अगर उसकी लाइफ 75% से कम लीज एग्रीमेंट में गुजरी हो तो वो कहलाएगा ऑपरेटिंग लीज। आई होप ये बात समझ आ गई। सही है। दूसरा दूसरा जो पॉइंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो ये है, चैट में कमेंट आएगा। चले, इसके बाद दूसरा जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो ये है कि अगर जो टोटल कॉस्ट है एसेट की, टोटल कॉस्ट जो एसेट की है 90% या उससे ज्यादा कवर हो जाए, 90% या उससे ज्यादा कवर हो जाए लीज एग्रीमेंट में तो वो कहलाएगी फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज। और अगर उसकी कॉस्ट 90% से कम कवर हो एग्रीमेंट के अंदर तो वो कहलाएगी ऑपरेटिंग लीज। तो मेरी एग्जांपल ऑपरेटिंग लीज की एग्जांपल थी। तो यहाँ पे आप देख लें उसकी टोटल कॉस्ट कितनी थी, उसकी टोटल कॉस्ट थी 10 लाख रुपए। और यहाँ पे जो लेसोर है उसको कॉस्ट कितनी रिकवर हो रही है? 60%, यानी कि 6 लाख रुपए। तो इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग लीज की एग्जांपल थी। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके ड्यूरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और उसकी कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी जो एग्जांपल थी ऑपरेटिंग लीज की एग्जांपल थी। सर अगर देखें 7.5 साल अगर मैं एसेट अक्वायर करता ना 7.5 साल, तो उसका मतलब है कि लाइफ 75% लीज एग्रीमेंट में गुजर रही होती और 7.5 साल का पता है रेंटल रेंटल कितना बनता? 9 लाख रुपए। तो सर 10 लाख रुपए में से अगर 9 लाख रुपए से मिल गए तो 90% उसने कॉस्ट रिकवर कर लिए। तो मेरी एग्जाम्पल कौन सी हो जाती है? मेरी एग्जाम्पल हो जाती फाइनेंस लीज की। एग्जाम्पल होती कुछ इस तरीके से, मैं उसके पास जाता, मैं उसको कहता कि भाई 10 साल इसकी जो लाइफ है उसमें से 7.5 साल मैं यूज करना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि 75% लाइफ जो है लीज एग्रीमेंट में गुजरी, फाइनेंस लीज हो गई। और मैं उसको 7.5 साल में कितना रेंटल देता? 1,20,000 को मल्टीप्लाई करो 7.5 से तो ये बनेगा 9 लाख रुपए। तो मैं उसको 9 लाख रुपए दे देता, उसकी 90% रिकवरी हो चुकी होती। तो दिस इज कॉल्ड फाइनेंस लीज। सही है। आई होप ये दो डिफरेंसेस आपको समझ आ गए होंगे। इसके अलावा भी डिफरेंसेस हैं जी, इसके अलावा भी डिफरेंसेस हैं, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो मैंने आपको डिफरेंस बताया वो ये रहा, द फाइनेंस लीज टर्म इज एटलीस्ट 75% ऑफ द एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। सही है। तो इसका मतलब है कि फाइनेंस लीज का मतलब क्या होता है कि जब एसेट की 75% या उससे ज्यादा लाइफ लीज एग्रीमेंट में गुजरी हो तो दिस इज कॉल्ड फाइनेंस लीज। सही है। और ये लिखा हुआ है कि जो उसकी कॉस्ट है वो कम से कम 90% जो है रिकवर हो जाए तो दिस इज कॉल्ड फाइनेंस लीज। ये नहीं, दोनों बातें यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है टाइटल का। ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है टाइटल का। जरा इसको और से समझना, मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूं, कुछ चीजें कंफ्यूज भी करेंगी, पूछ लेना। टाइटल का मतलब क्या होता है? टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप। देखें लेट सपोज मैं एक दुकान पे गया, टाइटल समझा रहा हूं मैं भी। मैं एक दुकान पे गया, मैंने एक मोबाइल फोन मांगा उनसे, उन्होंने मोबाइल फोन का डब्बा मेरे हाथ में रख दिया और मैं उस डब्बे को पकड़ के मोबाइल देख रहा हूं। तो मुझे एक बात बताएं, क्या डब्बा हाथ में लेते ही ओनरशिप मेरी हो जाएगी? द आंसर इज नो। इसका मतलब ये है कि मैं मोबाइल अपने हाथ में रख के उसको देख रहा हूं, टाइटल है किसके पास? शॉप ओनर के पास। मेरे पास क्या है? पोजेशन है। मेरे पास क्या है? पोजेशन है। फिर मैंने उसको कह दिया कि भाई मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, मैंने उसको डब्बा पकड़ा दिया। अब टाइटल और पोजेशन दोनों किसके पास है? ओनर के पास। या लेट सपोज अगर मैं उसको कहता ठीक है ये मोबाइल आप मुझे बेच दें, मैंने उसे 50,000 रुपए देने थे, मैं उससे मोबाइल लेता। अब टाइटल भी मेरे पास है, पोजेशन भी मेरे पास है।
तो टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप, सही है। अब यहाँ पे लीज एग्रीमेंट में चाहे फाइनेंस लीज हो चाहे ऑपरेटिंग लीज हो, ओनर कौन है? लेसोर। तो टाइटल होगा ओनर के पास, पोजेशन किसके पास होगी? लेसी के पास। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया? अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब फाइनेंस लीज एक्सपायर होती है, जब फाइनेंस लीज एक्सपायर होती है तो लेसी के पास एक राइट मौजूद होता है, लेसी के पास एक राइट मौजूद होता है कि वो चाहे तो लमसम अमाउंट देकर टाइटल अक्वायर कर सकता है। भाई एक बंदा बोलेगा 10 साल इसकी लाइफ है, 8 साल मैं यूज कर चुका हूं, अब लमसम अमाउंट लेकर ये मुझे ही एसेट दे दो। लेसी क्या कहेगा? एक लमसम अमाउंट लो और मुझे ही एसेट सेल कर दो। तो ये राइट मौजूद होता है किसके पास? लेसी के पास। ऑपरेटिंग लीज में लेसी के पास ऐसा कोई भी राइट मौजूद नहीं होता टाइटल ट्रांसफर करने का। भाई 5 साल के लिए मैंने एसेट यूज किया, मुझे एसेट पे बड़ा मजा आ गया, मैंने बोला यार बेहतरीन एसेट है, एक काम करता हूँ, उसको कहता हूँ कि लमसम अमाउंट लो और मुझे ये एसेट बेच दो। लेसोर बोलेगा नहीं बेचूंगा, लेसोर बोलेगा नहीं बेचूंगा, तुम्हारे पास ये राइट मौजूद नहीं है, तुम्हारे पास ये राइट मौजूद नहीं है। सर क्या हमेशा ही ऐसा राइट मौजूद नहीं होता ऑपरेटिंग लीज में? देखो ये चीज सब्जेक्टिव है, अगर लेसोर को लग रहा होगा कि बेच देता हूं तो वो बेच देगा, लेकिन यूजुअली नहीं होता। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेटिंग लीज में टाइटल ट्रांसफर करने का ऑप्शन नहीं मौजूद होता। क्यों? क्योंकि उस एसेट में अभी भी इतनी लाइफ बाकी होती है कि उसको एक और जगह पे लीज किया जा सकता है। फाइनेंस लीज में लीज जो लाइफ जो आपके पास एसेट होता है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है। फाइनेंस लीज में एसेट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है, तो लेसोर चाहता है कि लेसी ही इसको रिमेनिंग लाइफ चला के अपने पास खत्म कर दे, लमसम अमाउंट इसे ले लेता हूँ, कि 7.5 साल चली हुई चीज अब मुझसे कौन वापस से लीज करेगा। ऑपरेटिंग लीज में उसके पास अट्रैक्शन होती है कि यह तो अभी 50% 60% यूज हुई है, मैं इसको आगे कहीं और लीज पे चढ़ा देता हूँ। तो सर पहला डिफरेंस क्या था कि अगर एसेट की 75% या उससे ज्यादा इकोनॉमिक लाइफ लीज एग्रीमेंट में गुजरे तो फाइनेंस लीज, और अगर जो कॉस्ट 90% रिकवर हो जाए लीज एग्रीमेंट के अंदर तो दिस इज कॉल्ड फाइनेंस लीज। फिर तीसरा क्या है कि अगर जैसे ही लीज टर्म एक्सपायर होगा ना तो फाइनेंस लीज के अंदर लेसी के पास ऑप्शन होता है कि वो टाइटल अपने पास ट्रांसफर कर सकता है लमसम अमाउंट पे करके। ऑपरेटिंग लीज में लेसी के पास ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं होता है, सही है। फिर एक और डिफरेंस है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का, एक और डिफरेंस है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का। अभी थोड़ा सा ट्रिकी होगा लेकिन इंशाल्लाह जब तुम कैफ 1 और कैफ 5 पढ़ोगे तो मैं ज्यादा समझ आ जाएगा। जो आपके पास एसेट आप अकाउंटिंग में जो एसेट रख रहे होते हो ना अपने पास बुक में शो कर रहे होते हो, ऑपरेटिंग लीज में आप एसेट को इनकम स्टेटमेंट में दिखाते हो। ऑपरेटिंग लीज में आप एसेट को इनकम स्टेटमेंट में एज एक्सपेंस दिखाते हो। फाइनेंस लीज में आप एसेट को बैलेंस शीट में एज एसेट दिखाते हो। फिर से फाइनेंस लीज में फाइनेंस लीज में आप क्या करते हो? एसेट को बैलेंस शीट में एज एसेट दिखाते हो, और ऑपरेटिंग लीज में आप क्या करते हो? एसेट को ऑफ बैलेंस शीट आइटम यानी कि इनकम स्टेटमेंट में एज एक्सपेंस दिखा देते हो, सही है। ये एक और डिफरेंस हो गया, आई होप ये भी समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद एक और डिफरेंस है टर्मिनेशन का। देखो ये जो आपके पास ऑपरेटिंग लीज है ना वो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल मतलब बहुत इनसिग्निफिकेंट टाइम के लिए आपके पास होती है। तो अगर आप इस टर्म को टर्मिनेट कर देते हो, इस एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर देते हो ऐसे बीच में कहीं से भी, लेट सपोज आपने 4 साल के लिए लीज किया था और 2 साल के बाद आपने इसको टर्मिनेट कर दिया, तो इसकी पेनल्टी कंपैरेटिवली कम होगी जो फाइनेंस लीज में आपको पेनल्टी लगेगी। जहां पे आप 75% लाइफ के लिए उसको लीज कर रहे हो, सही है, और पता चला 2 साल के बाद आप कह रहे हो कि भाई मजा नहीं आ रहा वापस ले लो, तो सोचो कि पेनल्टी कितनी बड़ी लगेगी। तो टर्मिनेशन में पेनल्टी ऑपरेटिंग लीज में कंपैरेटिवली कम होती है, फाइनेंस लीज में पेनल्टी ज्यादा होती है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। इसके बाद आपके पास एक और डिफरेंस आ रहा है, वो है रनिंग कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। फाइनेंस लीज में रनिंग कॉस्ट जो जाती है वो जाती है लेसी के पास, ऑपरेटिंग लीज में रनिंग कॉस्ट जाती है लेसोर के पास। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि देखो लेसी को पता है फाइनेंस लीज में कि ये एसेट कहीं ना कहीं मैं आगे परचेज कर लूंगा लमसम अमाउंट पे, तो वो उसकी रनिंग कॉस्ट, उसके एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी सफाई सुथराई, उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस खुद देख लेगा, सही है। लेकिन ऑपरेटिंग लीज में लेसी को पता है कि भाई ये वाली मशीन तो मुझे मिलने वाली नहीं है, तो मैं तो उसको रफली चलाता हूँ, इसको तो मैं जैसे चाहूँ चलाऊँ, खराब कर दूँ, मसला नहीं है।
तो यहाँ पे ऑपरेटिंग लीज के अंदर लेसोर खुद जिम्मेदारी करता है, शो करता है कि वो क्या करेगा कि यार आके चेक करेगा हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद चक्कर लगाएगा कि भाई इसमें कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा तो बता दो, मैं पैसे दे देता हूँ, या अगर कोई बंदा भेजना है मैं भेज देता हूँ। तो रनिंग कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट फाइनेंस लीज में जाती है लेसी के सर पे, और ऑपरेटिंग लीज में जाती है लेसोर के सर पे। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछ लें, ठीक है, अदरवाइज मैं इसका ना डिफरेंस का एक चार्ट बना के आपको भेज दूंगा और वॉइस नोट पे आपको समझा दूंगा। कोई सवाल है तो पूछ लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो आज की क्लास को यहीं पे ही कॉल ऑफ करते हैं। हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको कुछ असाइनमेंट के तौर पे रीडिंग दी है कि लॉन्ग टर्म में जितने भी आपके पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है आप रीड करके रखेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात करेंगे चैप्टर नंबर 5 के साथ। टिल देन आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक अच्छे से रीडिंग कर लेनी है, एक एक कॉन्सेप्ट को माइंड में बिठा लेना है। अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो मुझसे पूछ लेना। एक वर्ड, एक लाइन, एक पैराग्राफ, एक पेज, एक पूरा टॉपिक, एक पूरा चैप्टर अगर समझ नहीं आ रहा ना तो मैं बताने के लिए आपको बैठा हूँ यहाँ पे। लेकिन आप लोगों ने अपनी तैयारी पूरी करनी है, सही है, अपने सवाल रेडी रखने। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं चैप्टर नंबर 5 के साथ। टिल दिन ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।